नमस्कार, मैं महेश सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन अध्ययन कर रहे थे मूल अधिकारों का। अपन ने मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं, उनका अध्ययन किया और आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए मौलिक अधिकार अपने कंप्लीट हो गए, लेकिन मौलिक अधिकारों में कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 33, 34 और 35, उनका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ से सवाल उठने की ज़्यादा संभावना है। पहले क्या होता था कि पहले के एग्जामों में जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं उनमें से सवाल उठा लिया जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं कि इनमें से भी सवाल पूछते हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35 में से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को अपन क्लियर करते चलेंगे। और जो पीछे की अपनी क्लास रही थी, लास्ट क्लास, वो थी अनुच्छेद 32, जो रीट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, उसकी अपनी क्लास रही थी। तो वो क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास थी और वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना। चलते हैं आगे, अनुच्छेद 33 की बात करते हैं आज। अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 बोलता है कि संसद कुछ विशेष स्थिति में, कुछ विशेष कंडीशन में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और कुछ गुप्तचर सेवाओं के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। ध्यान देना, अनुच्छेद 33 क्या बोलता है कि संसद कुछ विशेष कंडीशन में, कुछ विशेष स्थिति में क्या करती है कि सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और कुछ गुप्तचर सेवाओं के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। केवल और केवल किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अनुच्छेद 33 क्या बोलता है कि सेना, अर्धसैनिक बल, अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर सेवाएं, आदि के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो ध्यान देना, पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर सेवाएं आदि के मौलिक अधिकारों में संसद कुछ विशेष कंडीशन में क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों को में कटौती कर सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ केवल और केवल संसद का नाम आया है। केवल और केवल कौन कर सकती है? मौलिक अधिकारों में कटौती कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। यहाँ राज्य विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं दिया गया है कि वो सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों में कटौती करे। और केवल ये अधिकार किसके पास प्राप्त है या किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि अनुच्छेद 33 क्या बोलता है, क्योंकि यहाँ से सवाल उठने की ज़्यादा संभावना रहती है। यहाँ से अगर सवाल उठेगा तो एडवांस होंगे बिल्कुल अपन, क्योंकि अपन वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो एक एक पॉइंट अपने लिए, बिंदु अपने लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 34 क्या बोलेगा कि मूल जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनमें कटौती संसद विधि बना के कर सकती है। किस कंडीशन पर? जब किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है, जैसे धारा 144 लागू है, कर्फ्यू लागू है, तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों में क्या की जाएगी? कटौती की जाएगी, या उनके मौलिक अधिकार एक समय के लिए रोके जाएंगे। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 33 है वो किसकी बात करता है? सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर सेवाएं, उनकी बात करता है। लेकिन अनुच्छेद जो 34 है वो बात करता है किसी क्षेत्र के बारे में, जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो, जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो, तो उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों में क्या होगी? उस समय कटौती की जाएगी, कटौती की जाएगी। तो बिंदु समझ में आया कि जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है वहाँ पर मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना।
क्या बोला गया है, ये पॉइंट क्या बोलता है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों को रोका जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिन क्षेत्रों में या जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है, जैसे धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लागू हुआ है, मतलब जहाँ पे सेना उस क्षेत्र को संचालित कर रही है, तो उस समय उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है या उनके मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो इस बिंदु को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। 33 और 34 जो अनुच्छेद हैं उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि अनुच्छेद 33 में क्या है, यहाँ पे तो सेना के मौलिक अधिकारों को रोका जा रहा है, और यहाँ पे जब सेना लागू है, जिस क्षेत्र में सेना है या सेना द्वारा मतलब कार्य चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा है कि उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए रोके जा सकते हैं। अब आगे बात करेंगे अनुच्छेद 35 की। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, साथ साथ में आप नोट करते रहना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा और अच्छा सवाल बनेगा तो उसको आप कवर करोगे, आराम से कवर कर सकते हो। अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? अनुच्छेद 35 बोलता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में अगर अनुच्छेद 35 कि मौलिक अधिकारों में अगर कटौती करनी है तो वो कटौती कर कौन सकता है? तो मैंने पहले ही बताया है कि मौलिक अधिकारों में अगर कटौती करनी है या मौलिक अधिकारों को रोकना है एक बार, तो वो कार्य कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। अनुच्छेद 35 में कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, इतना ध्यान जरूर रखना कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो क्या बात इसमें क्या पॉइंट लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों में कटौती संसद कर सकती है। अर्थात यहाँ भी राज्य विधानमंडल को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। अर्थात जो कटौती करने की विधि है वो कौन बनाएगी? केवल और केवल कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकती। ये पूर्णतः अधिकार दिया गया है, किसको? संसद को दिया गया है। तो ये अनुच्छेद आराम से याद कर सकते हो, अनुच्छेद 33, 34 और 35। 33 जो बोलता है वो सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और गुप्तचर सेवाओं के मौलिक अधिकारों को रोकने की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 34 है कि जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू है तो उस क्षेत्र के लोगों के कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है या उसके मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और बात करें अगर अनुच्छेद 35, तो यहाँ संसद को एक अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में अगर कटौती करनी है तो केवल और केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। या ये अधिकार किसके पास है? सवाल पूछता है, मौलिक अधिकारों में कटौती करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। राज्य विधानमंडल के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे ये अनुच्छेद 33, 34 और 35 कवर हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आता है कि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ पूछता है बार बार एग्जाम में कि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, कौन कौन से हैं? केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। तो यहाँ अनुच्छेद 35 क्लियर है। अब बात करें केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अच्छा सवाल बनता है यहाँ से।
ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, अर्थात वो मौलिक अधिकार या जिन अनुच्छेदों की अपन यहाँ बात करेंगे उन अनुच्छेदों में निहित मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको वो मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं वो आराम से याद हो सकते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में निहित मौलिक अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त हैं, भारतीयों को ही प्राप्त हैं। समझ में आई अपनी, यहाँ पे समझ में आई बात कि केवल भारतीयों को प्राप्त है मौलिक अधिकार। वो कौन कौन से हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, वो ये 5 हैं। सवाल एक पूछता है कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। क्या क्या बात है, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि मैंने क्या बताया कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ये बात बोलता है अनुच्छेद 15। 16, लोक नियोजन में मतलब सरकारी नौकरियों में समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है। पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 है। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृतियों शिक्षा, संस्कृतियों शिक्षा जो अपन पीछे क्लासों में बात की थी, इसकी महत्वपूर्ण बिंदु जो इनके हैं आराम से क्लियर आराम से अपन ने इन चीज़ों को कवर किया था। तो अगर ये वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखना आप। तो अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा, तो ये जो मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं या इन अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल और केवल किन को प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त है या भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को ये नहीं है। अर्थात जो भारत का नागरिक नहीं है उनको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में निहित मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अन्य जो बच चुके हैं, अन्य जो बच चुके हैं, सवाल ऐसे भी आ सकता है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार या किस अनुच्छेद में निहित मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो हो सकता है 3 कोई और ऑप्शन हो, 3 आपके पास कोई और ऑप्शन निकल के आ सकते हैं। जैसे आ गया 14, 18, 16 और 25। तो आपको बोल दिया जाए निम्न में से कौन से अनुच्छेद में निहित मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो देखो ये नहीं है और यहाँ क्या आएगा, अनुच्छेद 15 और 16 की बात करता है तो अनुच्छेद 16। और ऐसे भी आ सकता है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार या कौन से अनुच्छेद में निहित मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ सकता है अनुच्छेद 19, 30, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 18। तो कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, अनुच्छेद 18 लगाओगे, क्योंकि ये तो केवल और केवल तीनों किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, भारतीयों को। तो ये चीज़ भी आप क्या करना, ध्यान रखना कि 5 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें निहित मौलिक अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त हैं, भारतीयों का है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। बात करें आगे अगर अपन चलें तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब आपातकाल लगता है तो उस कंडीशन में भी मौलिक अधिकारों को रोका जाता है या रोका जा सकता है। जब आपातकाल की घोषणा होती है या आपातकाल लगता है तो उस समय भी मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। तो बात करें उसकी, तो कौन से मौलिक अधिकारों को रोका जाएगा और किस कंडीशन पे तो रोका जाएगा, बात करें उसकी। तो ध्यान देना, अब यहाँ से भी अच्छा सवाल बनता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन या रोकना किस कंडीशन में रोके जाएंगे। अनुच्छेद 358 क्या बोलता है, 358 बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है, यहाँ बात करें अपन कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस कंडीशन में मौलिक अधिकारों को रोका जाता है, उसकी बात करें अपन। जब अनुच्छेद 358 बोलता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही हट जाएगा या समाप्त हो जाएगा या रुक जाएगा या निलंबित हो जाएगा। समाप्त तो नहीं बोल सकते, निलंबित हो जाएगा। ध्यान देना, अनुच्छेद 358 बोलता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
होते ही, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। क्या बात, इसमें क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं कि ध्यान देना, यहाँ क्या पॉइंट निकल के आया अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 358 में कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त या निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। अर्थात इसकी स्पेशल से घोषणा करने की या अलग से घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जब देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, अपने आप निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में आपको पता है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मैंने पहले भी बात की, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। अर्थात देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो कोई अपनी मर्जी से वाक एवं अभिव्यक्ति नहीं, ये उसका मौलिक अधिकार नहीं रहा है और ना ही वो सम्मेलन कर सकता है, ना ही वो संघ बना सकता है उस समय, ना ही वो कहीं भी आ जा सकता है और ना ही वो कहीं निवास करने की स्वतंत्रता उसको दी जाएगी और ना ही वो व्यापार, उसके व्यापार की कंडीशन है वो भी उसको रोकी जा सकती है। तो समझ में आई बात। अनुच्छेद 19 समाप्त होगा या निलंबित होगा किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा होती है राष्ट्रीय आपातकाल की, आपको पता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, उसकी अलग से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ये बिंदु? आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 क्या बोलेगा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है और अगर और भी मौलिक अधिकार को निलंबित करना है तो ये निलंबित करने का जो अधिकार है या ये जो अधिसूचना निलंबित की जारी करेगा तो कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो अनुच्छेद 19 तो स्वतः निलंबित हो जाता है, ये पता है हमें, 358 अनुच्छेद ये बात बोलता है। लेकिन अगर और मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करना है, और मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करना है तो ऐसी अधिसूचना कौन जारी करेगा? ऑप्शन मिलेंगे संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। तो उस कंडीशन में अपन क्या आंसर देंगे? राष्ट्रपति ऐसी अधिसूचना जारी करता है। तो अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कुछ नहीं, इसमें एक नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 को उस समय कुछ, जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है उस कुछ समय तक या उस समय तक निलंबित होना आवश्यक है या अपने आप निलंबित हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं। तो अनुच्छेद 359 बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति
अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आया। अनुच्छेद 358 तो ये बोल रहा था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 359 एक बात ये बोलता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो जो अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मौलिक अधिकार हैं अगर उनको निलंबित करना है तो वो सूचना जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। या अन्य मौलिक राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। ये अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। आप यहीं पे आज क्लियर कर लेते हैं कि राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। आगे बात करें अपन, क्या सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा यहाँ से। क्या सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं क्या? क्योंकि आपने तो यही बात की है। अनुच्छेद 358 तो ये बोलता है अनुच्छेद 19 तो चला गया या निलंबित हो गया, और को अगर निलंबित करना है तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके कर देगा। इसका मतलब सभी निलंबित हो जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी निलंबित नहीं होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, सभी निलंबित नहीं होंगे। एक प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्या प्रावधान था? तो ये चीज़ क्लियर होगी। अनुच्छेद 359 क्या बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके और अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। एक प्रावधान किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या बोलता है? में एक प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, फिर भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। कैसी कंडीशन में? जब राष्ट्रीय आपातकाल में अगर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा रहा है तब भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। तो सवाल यहाँ से पूछता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। नंबर दूसरा पॉइंट कि किन किन मौलिक अधिकारों को भी या किन किन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं कर सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में क्या है? ये बात अपन ने की है कि अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद ये क्या बोलता है? जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार। जो किसी की जान तो नहीं ली जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है इसका मतलब। तो अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो चाहे कोई और कंडीशन हो, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपने मौलिक अधिकारों का यहाँ पे अध्ययन किया। आज अपना जो मौलिक अधिकार है वो यहाँ पे चाहे कंप्लीट होता है।
सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक एक अनुच्छेद की आपके सामने बात की। और जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो सवाल किसी भी एग्जाम में सवाल बने वो यहाँ से कवर होगा, यहाँ से बोर्ड से हर वो चीज़ कवर होगी। आशा करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ नोट डाउन की होंगी और बार बार इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपसे पहले वादा किया था कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज अपन, तो आज देखते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आए हैं। यूपीएससी तक की एग्जाम में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान देना इन क्वेश्चनों पे। अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कितने इनके सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मूल अधिकार हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मूल अधिकार हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मूल अधिकार हैं। क्या हैं? मूल अधिकार हैं, क्या क्या है? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, किस कंडीशन की बात कर रहा है वो? तो देखना, जब अपन बात करेंगे भाग नंबर 4 की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो वहाँ पे नाम आएगा अनुच्छेद 37। यहाँ पे क्या बोलेगा कि मौलिक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो अवाद योग्य हैं, अर्थात उन पे बहस नहीं की जा सकती, उन पे बहस नहीं की जा सकती। लेकिन इधर अगर अपन चले मूल अधिकारों की तरफ, तो मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, बिल्कुल बहस की जा सकती है। अगर ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अपन ने अनुच्छेद 32 में बात की कि वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत तो हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत किस में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो। तो ये क्या है? वाद योग्य है। पूछता है मौलिक अधिकार हैं, क्या है? वाद योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य, बहस योग्य है, मतलब इन पर बहस हो सकती है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनमें कटौती होती है, किसी विशेष कंडीशन है तो बात अलग है। अगर सरकार विधि बना के कर रही है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में बिल्कुल जा सकता है। ये बात अपन ने की है। तो मौलिक अधिकार हैं, क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वाद योग्य हैं। वाद योग्य हैं, मतलब इन पे बहस की जा सकती है। समझ में आई होगी बात? छोटा सा सवाल है, बिल्कुल यूपीएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार हैं, क्या है? वाद योग्य हैं, मतलब इन पे बहस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि अवैध तरीके से कैद, अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कैद किया गया है तो उसे मुक्त कराने के लिए कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी करेगा? अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ध्यान देना, अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? ये बात अपन ने की है, इस सवाल की बात अपन ने की है। अगर आपने पीछे ही क्लास अगर ध्यान से देखी है तो इस सवाल की बात भी अपन ने की है कि अवैध कैद से, मतलब किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से कैद किया गया है तो उसे मुक्त कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, उसे आज़ाद कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, ये बात यहाँ पे कर रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या आएंगे? ऑप्शन आपके सामने आ रहे, को वारंटी मेंडमस। ऑप्शन 1 को वारंटी, ऑप्शन 2 मेंडमस, ऑप्शन 3 प्रोहिबिशन। देखना क्या आएगा? प्रोहिबिशन। और ऑप्शन जो डी आएगा वो आएगा हेबियस कॉर्पस। इंग्लिश के नाम बोल रहा हूँ मैं, इनके इंग्लिश के नाम बोल रहा हूँ कि सवाल आपके सामने है कि अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? असंवैधानिक तरीके से अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके खिलाफ कौन सी रीट जारी की जाएगी? तो को वारंटी, प्रोहिबिशन और मेंडमस, और एक क्या आएगी? हेबियस
कॉर्पस। तो अवैध, यहाँ पे आपको हिंदी में तो नाम पता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या आएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन इसी का ही अगर आंसर आपको इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में पूछा है या ऑप्शन इंग्लिश में है, तो आप हिंदी में कैसे दोगे? तो इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में अगर ऑप्शन आए हैं तो इंग्लिश में आंसर देना है, तो कैसे देंगे? तो इसका क्या होता है, मैंने बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है, हेबियस कॉर्पस। क्या होता है? हेबियस कॉर्पस होता है, हेबियस कॉर्पस। तो ऐसे सवालों पे ध्यान जरूर देना। मैं दोबारा इस चीज़ पे जोर लगा के आपको बता रहा हूँ कि जो हिंदी के नाम हैं उनके साथ साथ आप उनके इंग्लिश के नाम भी याद करते रहना, क्योंकि ये सवाल आजकल पूछे जाते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है कि अवैध कैद से मुक्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोलता है? सवाल नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है निवारक निरोध। निवारक निरोध, अपने बात की थी निवारक निरोध की। निवारक निरोध किस सूची का विषय है? क्योंकि उससे मिलता जुलता है, उससे ही मिलता जुलता है। अनुच्छेद अपने 22 में इसकी बात की थी, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध। तो पूछ सकता है ये निवारक निरोध किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है निवारक निरोध? तो निवारक निरोध अगर पूछता है, क्या राज्य सूची का है, क्या मतलब संघ सूची का है, और क्या समवर्ती सूची का है? तो किस सूची का है निवारक निरोध? तो निवारक निरोध जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? ध्यान देना, समवर्ती सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछते हैं। तो निवारक निरोध की सूची का विषय है समवर्ती सूची का। सवाल ये भी पूछ लेता है कि निवारक निरोध के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे अधिकतम कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक, कितने माह तक पुलिस अपनी कस्टडी में उस व्यक्ति को रख सकती है? ध्यान देना, क्या पूछ सकता है कि निवारक निरोध के तहत, मैंने क्या बताया, निवारक निरोध का अर्थ क्या होता है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो आने वाले समय में अपराध कर रहा है, उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? निवारक निरोध। कोई ऐसा व्यक्ति जो आने वाले समय में, कुछ समय बाद में वो कुछ अपराध करने वाला है, तो अपराध करने से पूर्व ही उसे गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? निवारक निरोध। और ऐसे व्यक्ति को अधिकतम पुलिस 3 माह तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। और उसके बाद में भी अगर रखना है तो हमने क्या बात की कि वो कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि मूल अधिकारों में निहित अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? ध्यान देना पॉइंट पे कि मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 25 है उसमें हिंदू शब्द जो दिया गया है उसमें कौन शामिल नहीं है? मैंने बताया था मैंने यहाँ पे बोर्ड पे अपने बात भी की थी कि हिंदू शब्द जो दिया है या हिंदू जिसकी बात की है, तो इस हिंदू में कौन कौन शामिल किए गए? कौन कौन शामिल किए गए? ध्यान देना, बौद्ध है क्या? बौद्ध, जैन, पारसी और सिख। कौन इसमें से नहीं है? बौद्ध, जैन, पारसी और सिख कौन कौन नहीं है? उसकी अगर बात करें तो आपके सामने ऑप्शन है ए सिख, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी जो आ रहा है वो क्या है? बौद्ध, और ऑप्शन डी आपके सामने क्या आ रहा है? जैन। कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? सिख, पारसी, बौद्ध, जैन जो अनुच्छेद 25 में अपने हिंदू की बात की है, हिंदू शब्द की बात की है, उसमें कौन शामिल नहीं है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे किसको शामिल नहीं किया गया? पारसी को शामिल नहीं किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कौन कौन शामिल है? सिख है, बौद्ध है और जैन है। ये बात अपन ने की भी है पिछले क्लास में,
तो नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देखना आप, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सेशन है, उसी से ही सवाल निकलेंगे, उसी से ही सवाल निकलेंगे। तो सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, लेकिन वहाँ पे पारसी नहीं है। क्या नहीं है? पारसी की बात नहीं की गई है। आगे अगला जो सवाल है वो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? कौन कर सकता है या कब किए जा सकते हैं? प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, या संसद कर सकती है निलंबित। यहाँ पे कोई सैन्य शक्ति की या सैन्य क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक डायरेक्ट बात कर रहा है मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। क्या इसका आंसर क्या आएगा? आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। किस समय? आपातकाल के समय। यहाँ पे पर्सनली किसी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या संसद द्वारा, या तीसरा कोई ऑप्शन आ सकता है, चौथा ऑप्शन आ सकता है आपातकाल के समय। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। एक ऑप्शन आएगा मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, या कोई नहीं कर सकता निलंबित, ऐसा नहीं है, निलंबित किए जा सकते हैं। किस कंडीशन में? आपातकाल के समय। तो उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। जो चीज़ें अपनी यहाँ पे पढ़ी हैं और इन्हीं में से सवाल बनेंगे, तो आप इनके अच्छे प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाए उनको नोट्स को साथ साथ में पढ़ना, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।